नमस्ते भैया बहनों। कक्षा 10वीं की हिंदी की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत। आज हम लोग ऋतुराज जी का कन्यादान पाठ को देखेंगे। सबसे पहले हम लोग ऋतुराज जी की थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लें। भैया बहनों, ऋतुराज जी का जन्म 1940 ईस्वी में भरतपुर में हुआ था और राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से उन्होंने अंग्रेजी में एमए किए थे। सच्चाई यह है कि ऋतुराज जी अंग्रेजी के विद्वान थे और लगभग 40 वर्षों तक यह कि अंग्रेजी साहित्य के अध्यापन कार्य में जुड़े रहे। बावजूद इसके हिंदी जगत में उनकी लेखनी का जो चमत्कार है वह अद्भुत है। उनके द्वारा 8 कविता संग्रह प्रकाशित हुए हैं, जिनमें मरण धर्मा, पुल पर पानी, सुरत निरत और लीला मुखारबिंद ये प्रमुख हैं। इनकी लेखनी के लिए इनको अनेक पुरस्कार भी मिले हैं, जिसमें सोमदत्त परिमल सम्मान, मीरा पुरस्कार, पहल सम्मान तथा बिहारी पुरस्कार प्रमुख है। ऋतुराज जी की लेखनी समाज के वैसे वर्गों के लिए हुई है जो समाज की मुख्य धारा से अलग हैं और हाशिए पर हैं। ऋतुराज जी समाज में जो है कि जो दैनिक क्रियाकलाप है और जो दैनिक क्रियाकलाप का यथार्थ है, उसके जो रोज़मर्रा में घटित होने वाली घटनाएं जो समाज के मुख्य धारा से अलग शोषित लोग, उनके शोषण और विडंबनाओं पर वे अपनी लेखनी को चलाए हैं। यही कारण है कि उनकी भाषा अपने परिवेश और लोक जीवन से जुड़ी हुई है। कन्यादान कविता में ऋतुराज एक माँ की चिंता अपने पुत्री के प्रति व्यक्त की है। जब कोई बेटी अपने ससुराल जाने लगती है तो उसकी माँ को अनेक चिंताएं होती है कि यह वहाँ जाकर कैसे रहेगी। तो अपनी इन्हीं चिंताओं को व्यक्त करते हुए यहाँ अपनी बेटी को सीख दे रही है। स्त्री के परंपरागत आदर्श रूप से हटकर यह माँ अपनी बेटी को जो है कि शिक्षा दे रही है। समाज व्यवस्था द्वारा स्त्रियों के लिए आचरण संबंधी बहुत से नियम बना दिए जाते हैं और ये कहिए कि एक प्रतिमान गढ़ दिए गए हैं। वे आदर्श के जो है कि बंधन में स्त्रियां बंध जाती है। कोमलता गौरव में कमजोरी का उपहास छिपा रहता है। जो स्त्रियों की कोमलता है, कोमलता का मतलब विरोध ना करना, जैसे तैसे बर्दाश्त करके रहना। तो ये जो कोमलता है, इसे कवि कहता है उसकी कमजोरी बताते हैं और कहते हैं कि ये जो कोमलता है इसमें कमजोरी का उपहास छिपा रहता है।
कमजोरी जो होती है वो उपहास समान है, इसलिए कहते हैं कमजोरी का उपहास छिपा रहता है। लड़की जैसा न दिखाई देने में इसी आदर्शीकरण का प्रतिकार है। यहाँ माँ जो है कि अपनी बेटी को ससुराल भेजते हुए कहती है कि तुम बेटी हो लेकिन बेटी के जैसे दिखाई मत देना। तो बेटी के जैसे दिखाई नहीं देना, इसका मतलब लड़की जैसा दिखाई न देने में, लड़की जैसे दिखाई न देना, इसमें इसी आदर्शीकरण का प्रतिकार है। बेटी माँ के सबसे निकट होती है और उसके सुख दुख की साथी होती है। इसी कारण से उसे जो है कि अंतिम पूंजी कहा गया है। बेटी को उस माँ का जो है कि अंतिम पूंजी कहा है। तो कविता में कोरी भावुकता नहीं बल्कि माँ के संचित अनुभवों की पीड़ा की प्रामाणिक अभिव्यक्ति है। इस छोटी सी कविता में स्त्री जीवन के प्रति ऋतुराज जी की गहरी संवेदना अभिव्यक्त हुई है। चलिए हम लोग देखते हैं आगे। इस कविता का नाम है। कवि कहते हैं कि कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। भैया बहनों, सर्वप्रथम तो यह बात सोचनीय है कि लड़की का जो कन्यादान है, विवाह है, उसे दान कहना कहाँ तक उचित है। लड़की का विवाह होता है और लड़कों का भी विवाह होता है। तो कभी लड़का दान नहीं कहा जाता है, लेकिन कन्यादान कहा जाता है। कन्यादान, इसका मतलब यह होता है कि हमारे समाज में कन्या जो है कि वह वर के साथ, लड़का के साथ उसी के घर चली जाती है, इसलिए लोग उसको दान कह देते हैं, लेकिन ऐसी बात है नहीं। आज के समाज में ये कहना तो और भी अतिशयोक्ति है, क्योंकि अभी दहेज से जो है कि कन्या के माता पिता वर को खरीद लेते हैं। तो इस पक्ष में भी ये कहना कि कन्या दान ये उचित नहीं है। यह तो एक पारस्परिक संबंध है जिसमें दोनों पक्ष का जो है कि समान अधिकार और अभिव्यक्ति होती है, इसलिए इसे कन्यादान कहना उचित नहीं है। फिर भी यहाँ कवि जो है कि इसे कन्यादान कहें, तो कहते हैं कि जब कन्यादान होता है और कन्या अपने मायके से ससुराल जाती है, तो उस समय माँ का जो दुख होता है वो बहुत प्रामाणिक होता है, यानी तथ्य पे आधारित होता है, वास्तविक होता है। प्रामाणिक मतलब वास्तविक होता है। इसलिए कवि कहते हैं कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। जब वह माँ अपने पुत्री को दान में दे रही थी, यानी उसे ससुराल भेज रही थी, तब जो उसका दुख था वह काफ़ी प्रामाणिक था, वास्तविक था, और उसे ऐसा अनुभव हो रहा था कि उसकी जो पुत्री थी वह उसकी अंतिम पूंजी थी और उसका अंतिम पूंजी उससे अलग हो रहा था। अंतिम पूंजी में से अभिप्राय यह है कि माँ और बेटी का संबंध मित्रवत होता है। माँ बेटी के सर्वाधिक निकट रहने वाली और उसके सुख दुख की साथीन होती है। तो कन्यादान करते समय इस गहरे लगाव को वह महसूस कर रही है कि इसके जाने के बाद वह बिल्कुल खाली हो जाएगी। वह बचपन से अपनी पुत्री को संभाल कर उसका पालन पोषण एक संचित पूंजी की तरह की है।
तो जब इस पूंजी अर्थात बेटी का कन्यादान करेगी तो उसके पास कुछ नहीं बचेगी। इसीलिए माँ को बेटी जो वह अंतिम पूंजी के समान लगती है। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख वांछना नहीं आता था। पाटिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। कहती है कि लड़की अभी सयानी नहीं थी, यानी वह बच्ची थी। लड़की अभी जो थी कि बहुत बच्ची थी, उसकी उम्र भी कम थी और वह समाज में व्याप्त बुराइयों से अनजान थी। माँ यह नहीं चाहती थी कि उसके साथ जो अन्याय हुए हैं वे सब उसकी बेटी को भी सहना पड़े। घर गृहस्थी के नाम पर बहुओं को वस्त्र और गहनों से प्रलोभित किया जाता है और अपने भोलेपन के कारण वह उससे निकलने का प्रयत्न भी नहीं कर पाती है। इसलिए माँ ने बेटी को सचेत करना जरूरी समझी और वह कहती है कि लड़की अभी सयानी थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख वंचना नहीं जानता था। विवाह के बाद जो सुख दुख की कहानी है, जो वास्तविक जीवन है, इसका ज्ञान उस लड़की को अभी नहीं था। इसलिए माँ कहती है कि वो सयानी नहीं थी, अभी बहुत भोली थी, सरल थी। केवल उसे सुख का अनुभव था क्योंकि वह अपने घर में सुखपूर्वक रही थी। माँ ने उसे कोई कष्ट नहीं होने दिया था, इसलिए उसे केवल उसी सुख का अनुभव था। जीवन की वास्तविकता और दुख का अनुभव नहीं था। फिर कहती है कि पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। कविता की इन पंक्तियों से लड़की की कुछ विशेषताओं पर प्रकाश पड़ता है। जैसे वह अभी पढ़ाई करने वाली छात्रा थी, उसकी उम्र कम है, उसके जीवन में केवल सुख है, दुख नहीं है। वह अपने भावी जीवन की कल्पनाओं में खोई हुई है, जीवन की सच्चाइयों से अनजान है कि घर गृहस्थी के नाम पे बहुओं पर बंधन डाले जाते हैं और उन पर कई अत्याचार किए जाते हैं। तो इसलिए कहते कि पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, मतलब इस सामाजिक जीवन की, घर गृहस्थी की वह उसे कुछ पता नहीं था। थोड़ा मोड़ा ज्ञान वह जो था, जो अपने घर में उसने सीखा था, वही था उसके पास में। माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे मत रीझना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं है। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। कहता है, माँ ने कहा कि पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। यहाँ माँ कहती है कि तुम अपनी सुंदरता पे मत रीझना। पानी में झांक कर चेहरा देखना से मतलब है कि तुम अपनी सुंदरता पे मत रीझना। तुम बहुत सुंदर हो ऐसा मत सोचना, क्योंकि सुंदरता में डूबकर जो है कि जीवन के अन्य जो रहस्य हैं उसको मत भूलना, जीवन के अन्य पहलुओं को मत भूलना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। यहाँ पे दो अर्थ हैं। एक है कि आग से रोटियां सेकी जाती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब स्त्रियों पर अत्याचार होते हैं घर में, ससुराल में, तो वो आत्मदाह कर लेती है, उसी आग से में खुद को जला लेती है। इसलिए कवि कह रहे हैं उस कन्या के माँ के द्वारा कि आग जो है वो रोटी सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं है, आत्मदाह करने के लिए नहीं है। दूसरा अर्थ यहाँ पर यह भी हो सकता है कि जो सुंदरता है
वह उसे सहेज के रखने के लिए है, लेकिन उस सुंदरता के पीछे अपना सब कुछ बर्बाद करने का नहीं है। इसलिए भी यह कहा गया कि आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। नए नए वस्त्र पहनना, नए नए आभूषण लेना, ये शाब्दिक भ्रम इसे बताते हैं कवि। और घर में उसे इस चीज़ का प्रलोभन दिया जाता है और इस प्रलोभन के द्वारा उसको जो है कि भ्रम में डाल के रखा जाता है और उसके ऊपर अत्याचार किया जाता है। इसलिए यहाँ माँ अपनी बेटी को कह रही है कि वस्त्र और आभूषण तो शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है, इसके पीछे मत जाना, अपनी सुंदरता के पीछे मत जाना, वस्त्र और आभूषण के पीछे मत जाना, वास्तविक जीवन में ही रहना। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। लड़की होना पर लड़की के जैसी दिखाई मत देना। कन्यादान यह जो है कि यहाँ कह रहे हैं कि लड़की जो है कि स्वभाव से लड़की है, स्वभाव से वह कोमल होती है और दब के रहना जानती है। इसलिए यहाँ माँ कहती है कि लड़की है लेकिन लड़की की तरह रहना मत। तुम्हारे ऊपर जो अत्याचार हो उसका तुम विरोध करना, अत्याचार को सहन, चुपचाप सहन मत करना। अपने में हिम्मत रखना, हौसला रखना। इसलिए माँ कहती है कि लड़की होना पर लड़की के जैसे दिखाई मत देना। इन पंक्तियों में लड़की की कोमलता तथा कमजोरी को स्पष्ट किया गया है। माँ स्वयं नारी होने के कारण समाज द्वारा निर्धारित सीमाओं और कीमत के आदर्शों के बंधन के दुखों को झेल चुकी थी। उन्हीं अनुभवों के आधार पर वह अपनी बेटी को अपनी कमजोरी को प्रकट करने से सावधान करती है, क्योंकि कमजोर लड़कियों का समाज में शोषण किया जाता है। ठीक है भैया बहनों, तो इस तरह हम देखते हैं कि इस पाठ में माँ के द्वारा कन्यादान के समय अपनी बेटी को, अपनी पुत्री को जो सांत्वना दिए जाते हैं और जो सीख दिए जाते हैं, उसी का वर्णन यहाँ पर किया गया है। माँ जो है कि अपनी बेटी को सीख दे रही है, बहुत से सीख दी है। जैसे कहती कि अपनी सुंदरता पे गर्व नहीं करना, दुखों से पीड़ित होकर आत्महत्या न करना। आग रोटी सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। यही है कि दुख को तो सह के आत्महत्या न करना, उसका विरोध करना, उसको बर्दाश्त करना। नारी सरलता, भोलेपन और सौंदर्य के कारण बंधनों में न बंधे तो अच्छा है, वह शक्तिशाली बन सकती है। इसलिए माँ कहती है कि वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन की, इस बंधन में मत बंधना। इस तरह हम देखते हैं कि इस पाठ में माँ जो है कि अपनी बेटी को अनेक प्रकार की जो है कि सीख देती है और इस तरह अपने बेटी को ससुराल के लिए विदा करती है। ठीक है भैया बहनों, आज इतना ही। कल फिर दूसरा पाठ लेकर आऊँगा, तब तक के लिए नमस्ते।